हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पाठ्यचर्या के निर्धारण में आलोचनात्मक मुद्दे के अंतर्गत मूल्य चिन्ह और उससे संबंधित मुद्दों के विषय में हम लोग बात करेंगे। आलोचनात्मक मुद्दे का तात्पर्य हुआ कि मूल्य को निर्धारित करते समय किन किन बातों को लेकर या किन किन विचारों या दृष्टिकोणों को लेकर अक्सर वाद विवाद बना रहता है पाठ्यचर्या के निर्धारण में। आइए हम लोग इसको देखते हैं। मूल्य चिन्ह का क्या तात्पर्य होता है? मूल्य चिन्ह क्या है? यानी मूल्यों के विषय में विचार करना, मूल्यों के विषय में चिंतन करते हुए उपयुक्त मूल्यों को अपने पाठ्यचर्या में शामिल करना, या ये कहें कि वह मूल्य जो मानव व्यवहार के लिए आधार बनते हैं, मानव व्यवहार के मूल्यांकन का मापक बनते हैं, वह सब क्या कहलाते हैं? मूल्य। मूल्य का इस तरह से भी कहा जा सकता है कि मूल्य एक महत्व है, मूल्य एक आवश्यकता है, मूल्य एक सिद्धांत है, मूल्य एक क्रिया है और मूल्य एक मानवता का मापदंड भी है। इसलिए यदि हम मूल्यों की बात करें तो इन सभी गतिविधियों को आप देखेंगे तो आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि मूल्य होता क्या है। यदि हम मूल्य के अंतर्गत सामाजिक मूल्य की बात करें तो समाज का मूल्य क्या है? समाज का मूल्य है उस समाज की संस्कृति, उस समाज के आदर्श, उस समाज के समाज सुधारक, उस समाज का साहित्य, उस समाज का संबंध, और उस समाज का उचित क्रिया, उस समाज की जो सभ्यता है और उस समाज का जो अपना संगीत है, यानी उस समाज के जो अपने संबंध हैं, संबंधों के आधार पर जो नैतिक दायित्व क्रियाकलाप बनते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? वे सभी जो है सामाजिक मूल्य कहलाते हैं या वांछित यानी उपयुक्त व्यवहार का मूल्य कहलाते हैं। यदि हम आगे बात करें, आध्यात्मिक मूल्यों की बात करें तो आध्यात्मिक मूल्य कहें या शाश्वत मूल्य, शाश्वत या आध्यात्मिक मूल्य का तात्पर्य होता है ऐसे मूल्य या ऐसे व्यवहार या ऐसे क्रियाकलाप जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। जैसे सूर्य कितना हो समय बदलता रहे लेकिन सूर्य पूरब ही उगते हैं, चंद्रमा जब भी निकलेगा अपने प्रकाश के साथ तो रात में ही निकलेगा। उसी तरह से जो शाश्वत व्यवहार है जिसको हम आध्यात्मिक मूल्य कह सकते हैं, जो किसी समाज का या इस प्रकृति का आधारभूत स्तंभ होता है, उससे संबंधित मूल्य। जैसे गुरु की सेवा करना, गुरु से ज्ञान का प्राप्त होना। आज तक बिना गुरु को किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब तक आप गुरु जैसा आदर, गुरु जैसा प्रेम भाव नहीं रखेंगे तब तक गुणों का ट्रांसफ़र होगा ही नहीं। अर्थात गुरु का जो स्थान है, माता पिता का जो स्थान है, शास्त्र यानी विज्ञान का जो स्थान है या पौराणिक मत का जो स्थान है, ज्योतिषिक शास्त्र है उसका जो स्थान है, इस प्रकार से प्रकृति का जो स्थान है, ईश्वर के प्रति जो लोगों का आस्था और दृष्टिकोण है, सभी प्रकृति के सभी रूपों में ये सब अवधारणाएँ मिलती हैं। यानी जो हम लोग अमूर्त विषय में जो सोचते हैं, जो दिखाई नहीं देता फिर भी होता है, जैसे दर्द दिखाई तो नहीं देता लेकिन महसूस सब लोग करते हैं, लक्षण उसका लोग समझते हैं। यानी कहने का मतलब ज्ञान, ईश्वर, ये सब जो अध्यात्म से संबंधित है जिसका अंत नहीं होता, या ये कहा जाए कि वो प्रकृति में हमेशा शाश्वत रूप से वह क्रियाकलाप, व्यवहार, मैनर, रिस्पेक्ट, या ये कहें कि वो सब गतिविधियाँ व्यक्ति से लेकर समाज तक हमेशा जो है वो बनी रहती हैं। उसको मूल्य को क्या कहते हैं? आध्यात्मिक मूल्य या शाश्वत मूल्य कहते हैं। तो इस शाश्वत मूल्य अगर ये मनोवैज्ञानिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक के अंतर्गत, आधुनिकीकरण के अंतर्गत अगर हम मूल्यों को देखें तो जो विभिन्न प्रकार के संवेग के संदर्भ में जो विज्ञान प्रमाण देता है, जो बुद्धि के संदर्भ में, योग्यता के विषय में, विभिन्न स्तरों पर विकास के संदर्भ में, या ये कहें कि जीवन में विभिन्न क्रियाकलापों के आधार पर जो वैज्ञानिक निष्कर्ष देते हैं, वो सभी जो है जो प्रामाणिक रूप से निर्देश दिए जाते हैं, वो सब मनोवैज्ञानिक मूल्य कहलाते हैं। यदि आगे हम बात चलें ऐतिहासिक मूल्य की बात करें तो इतिहास के अंतर्गत जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाए, समाज का सुधार किया, समाज के लिए मार्गदर्शन या प्रणेता बने, जो विशेष परिस्थिति में सामाजिक समस्याओं को दूर किए, समाज में नए शासन तंत्र की स्थापना भी किए और कुछ मानवता के लिए मूल्य भी निर्धारित किए, उपदेश भी दिए, ये सभी क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक मूल्य कहलाते हैं।
ये सभी क्या कहलाते हैं? ऐतिहासिक मूल्य कहलाते हैं। यदि हम आप राजनीतिक मूल्य की बात करें या लोकतांत्रिक मूल्य की बात करें तो वह इस प्रकार है। लोकतंत्र के लिए स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना, स्वस्थ ढंग से राष्ट्र को सुरक्षित और विकास करना, संविधान के अंतर्गत अधिकार कर्तव्यों का पालन करना, उचित संविधान का आवश्यकता अनुसार निर्माण करना, विकास के अवसरों पर व्यक्ति और समाज के विकास की उपयुक्त व्यवस्था करना, या ये कहें असमानता को दूर करना, परिवर्तन के अनुसार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नियम कानून में सुधार करना। ये सब जो गतिविधियां हैं ये सब किस लोकतांत्रिक मूल्य कहलाती हैं, यानी लोकतंत्र के महत्व की चीज़ें होती हैं। उसी तरह से समाज के महत्व की, आध्यात्म से संबंधित महत्व की, मनोविज्ञान या विज्ञान से संबंधित महत्व की, इतिहास से संबंधित महत्व की जो चीज़ें हैं जो समाज में सतत योगदान करती रही हैं या समय पर अपना योगदान देती रही हैं, क्रियाकलाप को संपादित करती रही हैं, जनमानस का कल्याण करती रही। कुल जितने भी जो मूल्य हैं, जो महत्व की चीज़ें हैं, वे सभी मूल्य मानव कल्याण के मार्ग में बहुत ज़्यादा योगदान की है। मानव कल्याण के मार्ग में अभूतपूर्व यानी हमेशा योगदान रहा है, इनका मानव कल्याण में योगदान रहा है। इस प्रकार से अगर हम कहें तो ये जो मूल्य हैं, जो समाज के मूल्य हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों से जो समाज के मूल्य हैं, वे सभी मूल्य मानव कल्याण में योगदान देते हैं और देते रहेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे शरीर विभिन्न अंग उपांगों से बना हुआ है, उसी तरह से समाज सभी क्रियाकलाप, सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इतिहास, वर्तमान, भूत, भविष्य, समाज, व्यक्तिगत समाज, आवश्यकता, प्रकृति, सभी के योगदान का एक रूप होता है। इसीलिए ये जो मूल्य हैं वह सभी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। यदि वास्तव में अगर देखा जाए, अगर मूल्य की प्रकृति को देखें तो ये समझ जाइए कि मूल्य दो प्रकार के होते हैं। एक शाश्वत जो सदैव पाए जाते हैं, दूसरे मूल्य वो होते हैं जो क्रियाकलापों के अनुसार देखे जाते हैं, जैसे सभ्यता, मैनर जिसको कहते हैं, किस कार्य के लिए, किस रिश्ते के लिए क्या मैनर है, क्या रूप है, क्या व्यवहार है, या किस कार्य की क्या सावधानियां हैं, तो वो सब उसके लिए मूल्य होते हैं। यानी कुछ शाश्वत होते हैं और कुछ व्यवहारिक होते हैं। तो ये समझिए कि जितने भी हमारे मूल्य निर्मित हैं उनका सदैव प्रयोग होता रहता है, व्यक्ति उसका करता रहता है। तो यह आवश्यक है कि ये सभी मूल्य शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत या विषय वस्तु के अंतर्गत अध्यापक को पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना होता है और उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ाना भी होता है। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो इसमें आलोचनात्मक जो मुद्दे बनते हैं इस मूल्य के संदर्भ में पाठ्यचर्या को निर्धारित करते समय, वह इस प्रकार है। पहला है धार्मिक मुद्दा। धार्मिक मुद्दा के यहाँ तात्पर्य यह है कि जब हम किसी बात को शामिल करते हैं तो दूसरे धर्म के समुदाय वाले आरोप लगाते हैं कि आपने अपने धर्म की बात क्यों पढ़ाई, जबकि आपको अलग से पढ़ा सकते हो, सार्वजनिक रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए। अलग से स्वतंत्रता दी गई है, वो भी अल्पसंख्यकों को दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता के अध्ययन का बहुसंख्यकों को नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो है जो धार्मिक सामुदायिक मुद्दा बन जाता है कि आप जो है पक्षपात कर रहे हो या इस विषय को आप न शामिल कीजिए, दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, या आप धर्म को जानबूझ करके बढ़ावा दे रहे हो। एक तरफ तो आप लोकतंत्र में निरपेक्ष की बात करते हो, धर्म निरपेक्ष की बात करते हो, दूसरे तरफ सापेक्ष की बात कर रहे हो। इन सब बातों को लेकर के जो है धार्मिक मुद्दा बन जाता है। इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत निर्धारित करते समय मूल्यों की बात की जाए। दूसरी अगर बात की जाए तो स्तर के अनुसार विषय वस्तु, यानी किस कक्षा में किस स्तर के मूल्य को, किस स्तर के मूल्य से संबंधित विषयों को शामिल किया जाए, इसको निर्धारित करने में भी वाद विवाद होते हैं। यानी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कोई कहता है कि इस विषय को इस स्तर पे शामिल करना चाहिए, कोई कहता है कि नहीं ये इस तरह से महत्व का, इसे पहले शामिल करना चाहिए। यानी विषय वस्तु को स्तर के अनुसार निर्धारित करते समय भी मूल्य के से संबंधित जानकारियों को शामिल करने में विवाद का सामना करना पड़ता है, यानी मुद्दा बन जाते हैं। आगे चलते हैं प्रासंगिकता। ये जितने आप मूल्य बताया गया है आपको, उसमें जो है यानी उसकी आज के समय में क्या उपयोगिता है,
है, उसका क्या महत्व है, उसे किस प्रकार से आज उपयोग किया जा सकता है, कौन उपयोगी है क्या नहीं। जैसे ऐतिहासिक लोग कहते हैं इतिहास पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जो बीत गया सो बीत गया, वर्तमान और भविष्य को देख करके अपना निर्माण करो। तो इस तरह से काफ़ी जो है वाद विवाद चलती रहती है कि विभिन्न मूल्यों के, जैसे कि व्यक्ति अपना विकास करे समाज में, यानी व्यक्तिवादी अवधारणा वाले तो यही कहते हैं व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए, समाज के विषय में सोचने की क्या ज़रूरत है। तो यानी व्यक्तिवादी अवधारणाओं के कारण से भी ये जो प्रासंगिकता है, यानी सामाजिक जो मूल्य हैं या धार्मिक या नैतिक मूल्य हैं, उस सब पे काफ़ी प्रश्न चिन्ह उठते हैं, यानी विवाद का स्थिति उत्पन्न होता है ये प्रासंगिकता को लेकर कि आज के समय में वो कितना उपयोगी है। आगे चलते हैं परिवर्तनशीलता, यानी समय बदल रहा है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, तो उस समय और आवश्यकताओं के बदलने के फलस्वरूप मूल्यों में किस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, या उनमें कौन सा दृष्टिकोण शामिल करना चाहिए, या उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। अगर ये सब भी बातों को लेकर के जो है मुद्दा बना रहता है, कभी लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ों में लोग परिवर्तन करने जो ठीक नहीं है, यानी अंतर पीढ़ी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दो पीढ़ियों में संघर्ष की स्थिति, विचारों की संघर्ष की, व्यवहार के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यह भी परिवर्तनशीलता भी मूल्य के निर्धारण करने में विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होता है। समायोजन की यदि हम बात करें तो देश काल, वातावरण, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी परिस्थितियां हैं उसमें उपयुक्त समायोजन, कौन सा मूल्य सबसे उपयुक्त ढंग से प्रभावी होगा, कौन से मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए देश काल वातावरण के अनुसार, इसको भी निर्धारित करते समय विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कुछ लोग उस दूसरे को मूल्य को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो कुछ लोग दूसरे मूल्य को बढ़ावा देना चाहते हैं। जैसे व्यक्तिवादी अवधारणा कहती है से एकल परिवार को बढ़ावा दो, जबकि समाजवादी अवधारणा कहती है संयुक्त परिवार को बढ़ावा दो। इस प्रकार से कई प्रकार की जो स्थितियां जो है देश काल वातावरण के अनुसार संघर्ष की बनती हैं। इसीलिए उस परिस्थिति में ठीक ढंग से समायोजित करने संबंधी विषय वस्तु या जानकारियों को शामिल करने में भी क्या होती है, विवादास्पद स्थिति बनती है, यानी मुद्दा बन जाता है। अगर छठवां की बात करें वैज्ञानिकवाद या पाश्चात्यवाद, धीरे धीरे पूर्वी देशों पर पाश्चात्य संस्कृति का, पूंजीवादी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पूंजीवादी संस्कृति के वजह से ही जो है पाश्चात्यवाद कहें या वैज्ञानिकवाद या आधुनिकीकरण या तकनीकी का युग धीरे धीरे विकास करता जा रहा है, क्योंकि यह सुविधा को प्रमुख मानता है, उपभोग को प्रमुख मानता है, सुख को ही प्रमुख मानता है। तो ये वैज्ञानिकवाद या पाश्चात्यवाद के फलस्वरूप जो है जो शाश्वत मूल्य हैं या फिर ये कहें कि जो भावनात्मक मूल्य हैं उन पे जो है कुठाराघात बढ़ता जा रहा है। तो उसमें ये भी पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय विवाद बनता है कि संवेगों की किस तरह से रक्षा किया जाए, संबंधों की किस प्रकार से रक्षा किया जाए, कौन सा चीज़ों को शामिल किया जाए, इस बात को स्पष्ट करने के लिए किन बातों को न शामिल किया जाए। दूसरे तरफ विज्ञान की महत्व की बात आती है, तो ये जो है विवादास्पद स्थिति उत्पन्न होती है या पाठ्यचर्या को निर्धारित करते हैं। यह जो है वैज्ञानिकवाद के कारण से ही उत्पन्न होती है या पाश्चात्यवाद के। आगे चलते हैं पूर्वाग्रह या सहिष्णुता। यदि ये कहा जाए कि जैसे पूर्वी देशों में धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी को लेकर के जो है किसी पूर्वाग्रह की भावना से वो समाज ग्रसित होता है। यदि उस समाज को आप कोई आधुनिकीकरण या कोई नई चीज़ों को उसमें शामिल करके अगर उसमें विकास करना चाहते हैं तो लोग धर्म के नाम पे बहकाते हैं, जो है वो ठगने के नाम पर लोग बहकाते हैं। यानी सहिष्णुता मतलब वो अपनी प्रवृत्ति के प्रति स्थिर दृष्टिकोण बना रखे हैं, जबकि वह स्थिर दृष्टिकोण उचित नहीं पड़ता है। यदि उससे संबंधित यदि हम कोई चीज़ जो उनके उस भावना से निकाल करके विकास या सामाजिक सुधार के मार्ग पर लाए, अगर उन सब गतिविधियों को यदि हम शामिल करते हैं तो भी जो है उस पर मुद्दे यानी पाठ्यचर्या के निर्धारण में मुद्दा बन जाता है या विवादास्पद स्थिति बन जाती है, जिसके लिए वह समाज कहाँ तक तैयार होगा परिवर्तन के लिए, कहाँ तक नहीं। इसीलिए जो है क्षेत्रीय स्तर पर भी अध्ययन की भाषा मातृभाषा के रूप में निर्धारित करके सरकार ने उसे छोड़ दिया है कि चलो भाई आप लोग भी अपनी मातृभाषा में अध्ययन करो, अपने संस्कृति को बचाओ। वो कहाँ तक उपयुक्त होगा, कहाँ तक उपयुक्त नहीं होगा, या कहाँ तक ज़रूरी होगा, कहाँ तक नहीं ज़रूरी होगा, क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा, ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया है, उनको उसी स्तर से छोड़ दिया है। भले ही उनका आगे विकास हो या ना हो, पढ़ाई हो पाए ना पाए, कठिनाई आए चाहे ना आए, ये सब बातों को भी इसमें जो है
देखते हुए जो है मुद्दा बन जाता है पूर्वाग्रह से। आगे चलते हैं व्यक्तिवादी अवधारणा। व्यक्तिवादी अवधारणा का मतलब व्यक्तिगत रूप से विकास करो, अपना लाभ सर्वोपरि लाभ, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। लाभ को सर्वोपरि मानो, यानी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विकास ही की अवधारणा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि लोग स्वार्थ की प्रवृत्तियों में अधिक बढ़ते जा रहे हैं। यदि इस व्यक्तिवादी अवधारणा को अगर तोड़ने की बात की जाए या इसको कम करने की बात की जाए, तब जो है किस मूल्य को शामिल किया जाए, किस पाठ्यक्रम, किस विषय वस्तु को शामिल किया जाए, किस रूप में शामिल किया जाए, किस मात्रा में शामिल किया जाए, इस सब बातों को लेकर के भी विवादास्पद स्थिति बनती है या मुद्दे की स्थिति बनती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए हैं मेरे व्याख्यान को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे आप बार बार 2-4 बार देख लीजिए, सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको जो याद है, जो समझे हैं, वही आपके काम का है। अतः मुझे उम्मीद है कि आप 2-4 बार देख करके याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हरि ओम।